हेलो एवरीवन, दिस इज़ पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी लाइव। तो इस वीडियो में हम लोग 7 फरवरी 2023 को ईवीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सुबह हमने जो है मैथ के पेडागोजी के सारे क्वेश्चन को देखे थे, 7 फरवरी के सारे क्वेश्चन को। अब हम ईवीएस वाला देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टैपियोका पौधे का खाने योग्य हिस्सा है। ए है और या बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? तो ए और बी को पूछा गया है। ए और बी को यहाँ पे डैश में दिया गया है। तो पहला है पत्ती मेघालय, सेकेंड है डंठल कश्मीर, थर्ड है जड़ केरल, फोर्थ है फूल तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे टैपियोका पौधा खाने योग्य हिस्सा है। तो टैपियोका का जड़ जो रहता है वो खाने योग्य रहता है और ये केरल में खाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो थर्ड ऑप्शन जड़ और केरल। तो ए जड़ है और बी क्रमशः केरल है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की कमी से रक्त अल्पता होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए बी और सी क्रमशः है। तो देखिए किसकी कमी से, यहाँ ए की कमी से रक्त अल्पता होता है और बी तथा सी के ए के उत्तम स्रोत है। तो कौन से उत्तम स्रोत हैं? पहला है कैल्शियम दूध अंडे, सेकेंड है लोहा दूध अंडे, थर्ड है लोहा यानी कि आयरन पालक खजूर, फोर्थ है कैल्शियम पालक खजूर। तो देखिए एनीमिया पूछा गया है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। और जो है आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? पालक में और खजूर में। तो थर्ड ऑप्शन लोहा आयरन पालक खजूर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल यात्रा द्वारा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा गोदावरी गंगा, सेकेंड है यमुना दामोदर कृष्ण और थर्ड है नर्मदा कृष्ण गोदावरी, फोर्थ है यमुना महानदी गोदावरी। तो देखिए यहाँ पे अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह किन नदियों से गुजरेगी? नर्मदा कृष्ण गोदावरी। तो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने की लगेंगे हम लोग, तो नर्मदा कृष्ण गोदावरी ये तीनों ही नदियाँ पड़ेंगी बीच में। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन यक्ष अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती। यक्ष कौन है? तो यक्ष के बारे में पूछा गया कौन है? तो भारतीय राबिन, सेकेंड है जुलाहा चिड़िया बया, थर्ड है कोयल, फोर्थ है गौरैया। तो देखिए जो है कौवे जब घोंसला बनाते हैं तो कोयल क्या करती है? अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है, जिससे कौवा अपना बच्चा अपना अंडा समझकर सेता है। तो इसलिए यक्ष कौन है? कोयल है। तो थर्ड ऑप्शन कोयल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वाई यक्ष के जिले यक्ष में इत्र गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। तो यक्ष और वाई क्या है? तो यक्ष वाई पूछा गया क्या है? तो इत्र कहाँ तैयार किया जाता है? कन्नौज में। और कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश जिले में है। तो यहाँ पे पूछा गया वाई के जिले में, तो यानी कि उत्तर प्रदेश की यक्ष और वाई पूछा गया है। तो कन्नौज जिला और उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उबला हुआ अंडा पानी में भरे मग में डाला जाए तो वह डूब जाता है, जबकि नमक डाले वाले पानी में डाला जाए तो वह ऊपर तैरता रहता है। तर्क दिया गया है इसका, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें एजम्पशन और रीजन का क्वेश्चन है ये। तो पहला एजम्पशन आपका दिया गया है कि जब उबला हुआ अंडा रहता है पानी में डाला जाता है तो वो डूब जाता है, लेकिन अगर नमक मिले हुए पानी में डाला जाता है तो डूबता नहीं है। और इसका तर्क दिया गया अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो ये तो सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है ये। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सेकेंड वाला इसका करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे नमक डाले अंडे में पानी नहीं डूबता है, तो इसका व्याख्या नहीं किया गया है।
आर में, तो इसलिए व्याख्या नहीं किया गया है और सही दोनों है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इस स्थिति का मुख्य कारण ए, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। बी, कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई है। सी, कुएं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो देखिए, अगर आसपास जो कुएं की मिट्टी कंक्रीट हो जाएगी, जैसे कि आजकल पक्की सड़कें बनाई जाती हैं, तो वहाँ का जो है वर्षा का जल होगा वो आपके कुएं में नहीं जा पाएगा, उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा ज़मीन, तो इसलिए कुआं क्या होगा, सूख जाएगा। और बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए, और अगर बोरिंग पंप लगाएंगे तो उसका जल स्तर नीचे चला जाएगा और जो है कुआं सूख जाएगा। तो ए और बी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है, मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। सेकेंड है, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। थर्ड है, मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। फोर्थ, मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। तो देखिए, प्रजनन को रोकने के लिए मिट्टी के तेल डाला जाता है पानी पे, तो इससे होता है कि मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है? तो कौन सा राज्य या है बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर? उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तीनों ही बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्रों में होते हैं? तो देखिए, अगर जो है गांव में मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं और मोटी रहती हैं, मिट्टी से पुती होती हैं, तो क्या होता है, ठंडा होता है, और इसमें छत कांटेदार की झाड़ियों से बनाई जाती है। तो कहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में होती हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है, इसलिए मिट्टी के से पुताई की जाती है और मोटी दीवारें होती हैं घरों में, तो इसलिए मरुस्थल क्षेत्र फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दावा है शकरकंदी एक जड़ है, और सेकेंड है, यह भोजन संग्रहित करता है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए, यहाँ पे व्याख्या तो नहीं कर रहा, अलग अलग बताया गया है। शकरकंदी एक जड़ है, यह भोजन संग्रहित करता है, तो दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे व्याख्या तो नहीं किया गया है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दावा, झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। तर्क, राख मिट्टी में मिल जाती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे झूम की खेती की जाती है, जब वहाँ तो खरपतवारों को उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें वहीं पे काट के जला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, राख की मिट्टी मिल जाती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये तो कारण और रीजन मतलब दिया गया है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए वाला 1 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। तर्क दिया गया है, केचुए खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। तो देखिए, केचुए खरपतवारों को नष्ट नहीं करते हैं, केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। थर्ड ऑप्शन ए सही है, आर गलत है।
करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू अपने घर में कंपोस्ट वनस्पति खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? तो कौन से अपशिष्ट पदार्थ डालने चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडों के छिलके। तो देखिए एल्युमिनियम पत्ती नहीं डाला जाता है, क्योंकि पत्ती अगर एल्युमिनियम की पत्ती डालेंगे तो उससे कंपोस्ट खाद नहीं तैयार होगा। अगला है वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां, कागज़। तो देखिए ये तीनों ही गल जाएंगे और इससे कंपोस्ट खाद तैयार होगा, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज के बारे में आपको बताना है क्या ऐसा क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है सजीव है, क्योंकि वह पौधों का भाग है। सेकेंड निर्जीव है, क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। थर्ड है सजीव है, क्योंकि हम एक पौधे में वृद्धि कर सकते हैं। फोर्थ है निर्जीव है, जैसा कि यह शोषण नहीं करता है। तो बीज कैसा होता है? सजीव होता है, क्योंकि यह पौधों में वृद्धि करता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ तक हमने कंटेंट वाला क्वेश्चन सारे कर लिए। अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, आगे इसके पर्यावरण का ही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? तो बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो पहला ए दिया गया है, बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना चाहिए। बी, बच्चों को सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए ये तो पहले ही गलत होगा। सिर्फ, केवल, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसके आप ध्यान में रखिए। वहाँ इस तरह के वर्ड अगर आपके ऑप्शन में मिलते हैं तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन रहता है। अगला है, बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना चाहिए। तो ये करेक्ट होगा। बच्चे के पूर्व अभिलेखों की तुलना करनी चाहिए। तो तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन ए और सी। इसमें बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करनी चाहिए। हमने आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम। बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करनी चाहिए और बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना चाहिए। बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी रखनी चाहिए। ए, बी और डी, ए, बी, डी सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? तो विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। सेकेंड है, विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति वाला तो हमेशा गलत रहेगा। शिक्षा अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों को प्रसन्न होना, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने में रुचि जगाना। तो ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या में विषय आधारित उपगम का पालन क्यों किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है दिया गया है, एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना। सेकेंड है संसाधनों को बचाना। थर्ड है बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। फोर्थ है विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो देखिए यहाँ पर्यावरण विषय आधारित उपगम का पालन क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। तो इसमें से कौन सी प्रस्तावना नहीं है पर्यावरण के अध्ययन के बारे में? एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। तो पहला, एक करके सीखने वाली गतिविधियाँ। बी, विषय संबंधी उपगम। सी, विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना। और 4, तकनीकी शब्दावली को जानना। तो
कौन सी प्रस्तावना नहीं है करके सीखने की गतिविधियाँ, ये होगा। एनसीएफ 2005 विषय संबंधी उपागम, ये भी होगा। विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, तो ये भी होगा। फोर्थ, तकनीकी शब्दावली को जानना, तो तकनीकी शब्दावली के लिए एनसीएफ 2005 में कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अध्ययन में कविताओं और कहानियों का महत्व है, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है। बी, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है। सी, बच्चों की संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। डी, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। तो व्याख्या कहीं भी मिल जाए तो वो आपका गलत रहता है। तो ए बी सी थर्ड ऑप्शन में दिया गया, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों, विद्यार्थी कम गलतियां करें, विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करें। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है, सिवाय किसके? सिवाय पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को सक्षम करना है वह समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें। तो देखिए ये भी होगा। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर बनाना, तो पाठ्य पुस्तकों को बेहतर नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो है स्टूडेंट को यानी कि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाता है। तो इसलिए इनकरेक्ट नहीं वाला को सिवाय यानी कि नहीं पूछा गया है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। सेकेंड, उपाख्यानात्मक अभिलेख। थर्ड, परियोजना। फोर्थ, फाइल। तो देखिए विद्यार्थी एक सत्र में अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? तो जरूरी क्यों है समुदाय? पहला ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है। सेकेंड है इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं। थर्ड है यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। फोर्थ, इसके लिए किसी कोष के खर्च की आवश्यकता नहीं है। तो समुदाय क्या होता है? यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? तो ए, या विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरत का ध्यान रखती है। बी, इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं। सी, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करता है। डी, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। तो देखिए व्याख्या कहीं भी आ जाए तो ये ऐसे निगेटिव टैग वर्ड होगा आपके लिए। तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है। तो जो पर्यावरण के अध्ययन में आपके विभिन्न प्रकरण रहते हैं उसमें देखो आप रहता है आओ करके सीखें, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करता है। तो सेकेंड ऑप्शन विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करता है, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? तो पर्यावरण के अध्ययन के कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला है विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना। बी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए तैयार करना। सी, विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना। डी, विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने। तो देखिए अस्वीकार करना है तो ये गलत होगा। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना ये करेक्ट होगा।
और याद करने के लिए यहाँ ये याद करना निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसे भी आप इनकरेक्ट मानेंगे। तो बी और डी, तो बी और डी जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है, तो खाली स्थान दिया गया तो वो क्या रहता है? विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने, तो अवसर दिया जाता है, तो अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये करेक्ट होगा। विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या वाला जहाँ कहीं भी मिल जाए तो ये निगेटिव टैग वर्ड रहता है, तो आप पहले ही उसको गलत कर देंगे। मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करना, तो परिभाषित करना भी इनकरेक्ट रहता है, इनकरेक्ट होता है। अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल किया जा रहा है, तो ये भी निगेटिव की ओर दर्शा रहा है। तो जो है पहला ऑप्शन आपका विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कक्षा 1 और सेकेंड के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो पहला है विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, तो ये तो सही है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है। चाहे छोटे हैं लेकिन फिर भी उन्हें सिखाने का प्रयास किया जाता है। सी, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, ये भी इनकरेक्ट है। प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्या के भार को कम करना, तो ये भी गलत होगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्या के भार को कम करना, तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 में क्या कहा गया है? बोझ को कम करना, बच्चों के बोझ को कम करना। तो ए और डी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो ए और डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया का उपयोग करती है। तो A1 दिया है बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, सेकेंड वास्तविक विषय से संबंधित हो, थर्ड विद्यालय में वास्तविक तौर पर संबंधित हो, 4 वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन, इसमें चारों ही ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से आंसर दें। तो देखिए जो सबसे उपयुक्त आंसर रहेगा वही हमें टिक करना है। तो करेक्ट तो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। वास्तविक विषय से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित है, ये भी करेक्ट होगा। वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित है, तो देखिए इसमें जीवन और विषय दोनों को सम्मिलित किया गया है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा उपयुक्त है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।